नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विद्युत नियामक आयोग ने आम लोगों को तगड़ा झटका दिया है। 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। शुक्रवार को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ML प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पिछले साल के मुकाबले पूरे प्रदेश में इस बार 6.92% बिजली महंगी होगी। 100 यूनिट तक बिजली के दाम अब ₹3.40 प्रति यूनिट हो गए हैं, जबकि 101 से 200 यूनिट तक बिजली का रेट ₹4.90, 201 से 400 यूनिट तक बिजली का दाम ₹6.70 और 400 यूनिट के ऊपर बिजली के दाम ₹7.35 कर दिए गए हैं। इसके अलावा फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी हुई है। 4 किलोवाट तक ₹15 महीना फिक्स चार्ज, जबकि 4 किलोवाट से ज्यादा ₹20 महीना फिक्स चार्ज बढ़ाया गया है। उसको हम कंसीडर करते हुए इंडस्ट्रीज में और कमर्शियल में बढ़ोतरी की गई है और बहुत से माइनर पार्ट आंशिक भाग में जो डोमेस्टिक होता है कनेक्शन। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि चुनाव के तुरंत बाद बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, जो बड़ा झटका है। हरीश रावत ने कहा कि लोग गर्मी में बिजली कटौती से जूझ रहे हैं, लेकिन सप्लाई और क्वालिटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये लंबे वक्त से पेंडिंग काम था, क्योंकि बाहर से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि लोगों को इसे समझना होगा। अघोषित है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जहां सिंचाई के लिए, नलकूप के लिए, उसके लिए पानी बिजली चाहिए, वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। ऐसे समय में, और ये बड़ी भारी बेईमानी है कि आपने यदि बिजली के दाम बढ़ाने थे तो पहले बढ़ा दे। आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और जब वोट पड़ गया उसके बाद आपने लोगों के ऊपर ये बढ़ोतरी थोप दी है। देखिए, बहुत समय से ये पेंडिंग था और इस पर एक दिन निर्णय होना था। आप जानते हैं कि जो नियामक आयोग है उसने अपनी सिफारिशें दे रखी थी और आज भी जो बिजली के दाम हैं, अगर पूरे देश के तुलना में हम देखेंगे, उत्तराखंड में सबसे कम है आज भी। और निश्चित तौर पर लोगों को भी समझना होगा कि जिस तरह बिजली खपत बढ़ रही है तो हमको बिजली बाहर से अरेंज करनी पड़ती है। अगर सही दाम नहीं मिलेंगे तो जो हमारे पास रिजर्वायर है वो समाप्त हो जाता है और बाहर से हम बिजली परचेज करते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। नैनीताल में जंगल की आग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। नैनीताल के पास हाईकोर्ट कॉलोनी तक आग पहुंच गई। वन विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं दिख रहा। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से ही आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, जिसमें सफलता फिलहाल मिलती नहीं दिख रही। आग आबादी वाले इलाकों तक पहुंच गई है। हाईवे पर भी आग की लपटें दिखने लगी है। भवाली में एयरफोर्स स्टेशन तक आग पहुंच गई है। नैनीताल भीमताल में जंगल की आग की वजह से बोटिंग भी बंद कर दी गई है और अब हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की बात हो रही है, जब हालात बेहद खराब हो गए हैं। नैनीताल के ओखलकांडा, बेताल घाट, बजून, मंगोली के जंगल भी आग की चपेट में है। नैनीताल जिले में आग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये देख सकते हैं किस तरह से जंगल धधक रहे हैं। पाइन्स के पास इसी तरीके से पूरा जो जंगल है वहाँ पर आग लगी है। नीचे देख सकते हैं आग की वजह से जो पर्यटक हैं उनको आवाजाही की दिक्कतें आ रही हैं और जो जाम है वो लंबा लग रहा है। रोका जा रहा है गाड़ियों को कि आप आग की तरफ ना जाएं ताकि कोई एक बड़ी दुर्घटना ना हो। ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरफ जो जंगल हैं वो धधक रहे हैं। लगातार जो 15 दिनों से इसी तरीके से आग का कहर पूरे नैनीताल में जारी है। नैनीताल की अगर बात करें चाहे तो नैनीताल के जो इर्द गिर्द, चाहे वो बेताल घाट वाला इलाका हो, चाहे वो नैनीताल वाला इलाका हो, खलकांडा वाला इलाका हो, उन इलाकों में आग खास तौर पर लगी है। और जो आग लगने का मुख्य कारण हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार पूरा जो ड्राई है, पत्ते काफ़ी ज़्यादा हैं, पिरूल है और ये सारे आग के कारण हो सकते हैं, क्योंकि आग इस तरफ आ रही है तो हमें भी इन आग से बचना होगा। और कभी भी ये बड़ी दुर्घटना उत्तराखंड में 2016 जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि आग जो है वो हमारी तरफ भी लगातार बढ़ रही है। तो ये कहा जा सकता है अगर इस आग पर अभी कंट्रोल नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में ये आग और भीषण रूप ले सकती है। वीरेंद्र बिष्ट,
न्यूज़ 18। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की आग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तुरंत काबू पाया जाए। सीएम धामी ने कहा कि तेजी से काम हो और जंगलों को आग से बचाया जाए। इसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो उठाए जाए। अब तक आग की 584 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 708 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं। कुमाऊं में 322 तो गढ़वाल में 211 जंगल में आग की घटनाएं हुई। जो फॉरेस्ट फायर है अभी तक करीब 650 हेक्टेयर से ऊपर के जंगल जल चुके हैं। 2 लोग घायल हुए हैं। आपने मीटिंग ली है, क्या कुछ दिशा निर्देश इस मीटिंग? उस पर हमने सख्ती से कहा है कि सख्ती से फॉरेस्ट फायर पर उसकी रोकथाम की जाए। उसके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो भी सुनिश्चित की जाए। आपदा प्रबंधन विभाग, जिले के अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस विभाग, स्थानीय लोग सब मिलकर इस चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे, जिससे कि हम समय रहते इस चुनौती से पार पाएंगे। पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। स्ट्रांग रूम के बिल्डिंग के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम भवन के अंदर गैलरी में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि उस पूरी इमारत को सील किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों की तैनाती स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग के बाहर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भवन के अंदर अगर सुरक्षा बल तैनात हैं तो उनकी पार्टी के एजेंट्स भी तैनात होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस बिल्डिंग में वो मशीनें रखी हैं उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया जाना चाहिए और सुरक्षा बलों को बाहर से निगरानी करनी चाहिए। और अगर उन सुरक्षा बलों का उन कमरों के बाहर लॉबी में सुरक्षा करना अनिवार्य है तो हमारे एक एजेंट को भी वहाँ पर उपस्थिति का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि कोई कमरों को खोल नहीं रहा। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हमने सीसीटीवी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन आप समझते हैं कि पौड़ी में जिस दिन हमारा नॉमिनेशन था, ठीक भाषण करने के टाइम लाइट चली जाती है। तो अगर ऐसी रात को लाइट चली गई तो कोई उठाता है कि रात को किसी को कि भाई जनरेटर चालू करो? ये स्वाभाविक दिक्कतें हैं, ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं। इधर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना के नेतृत्व में टीम ने हरबटपुर के दून वैली इंटरनेशनल स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल गैर हाजिर थे। इतना ही नहीं, स्कूल में टॉयलेट गंदे थे और पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। स्टूडेंट्स ने टीचर्स पर मारपीट के भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर बाल आयोग ने गहरी नाराजगी जताई। इसके अलावा स्कूली बच्चों के बैग भी मानकों से कहीं ज्यादा भारी मिले। दून वैली इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारी 500 बच्चे। और उसके सापेक्ष में जब हमने ये अखबार में निकाला था कि आप आयोग में शिकायत कर सकते हैं, तो बहुत सारी शिकायतें मुझे इस स्कूल की मिली, जबकि शायद 3000 बच्चों वाले स्कूल की शिकायतें कम होंगी और यहाँ की बहुत सारी। और मज़ेदार बात यह है कि जब हमने आके विद्यालय से पूछा कि क्या आप जानते हैं SCPCR क्या है, तो उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के हब के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। अब भविष्य में उम्मीद है कि टिहरी झील एयरो एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में भी जानी जाएगी, जिसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। टिहरी झील में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप के सफल आयोजन के बाद उम्मीद है कि देश और विदेश के पैराग्लाइडर्स भी टिहरी झील पहुंचेंगे। झील के आसपास पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतर स्पॉट हैं, जिन्हें डेवलप किया जाएगा। वाले समय में और इस साल हम और भी गतिविधियां यहाँ बढ़ाएंगे, जिससे कि जहाँ हमारे पैराग्लाइडर्स दूसरे राज्यों में जाते थे पहले प्रैक्टिस करने के लिए या अन्य जगहों पर जाते थे, अब बाहर के लोग जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं वो उत्तराखंड में और टिहरी में आएंगे। इंडो चाइना ट्रेड बंद होने से बॉर्डर इलाकों में सन्नाटा पसरा है। हालात ये हैं कि लगातार 5वें साल ट्रेड नहीं होने से हजारों परिवारों पर संकट आ गया। इतना ही नहीं, चीन की तकलाकोट मंडी के बजाय नेपाल के रास्ते आ रहा माल भी काफी महंगा साबित हो रहा है। तिब्बत में उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों के व्यापारी सदियों से व्यापार करते थे, लेकिन चीनी आक्रमण से पहले 1960 में इस व्यापार पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। आखिरकार चीन भारत के रिश्तों को बेहतर करने के लिए 1992 से दोनों मुल्कों के बीच व्यापार फिर शुरू हुआ, लेकिन 1920 से भारत चीन स्थलीय व्यापार पर
पूरी तरह से रोक लग गई है। व्यापार नहीं होने से बॉर्डर इलाकों के व्यापारियों पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में चाइना बॉर्डर से सटे इलाकों के भारतीय व्यापारियों की रोजी रोटी भी इसी व्यापार पर टिकी है। हमें तो बहुत दिक्कत हो ही रही है ना, हमारे पास खेती का साधन है, हमारा तो जरिया ही यही है, पेट पालना का हो चाहे दिन से वो करना है, अपने परिवार को पालना। तो हमारा तो ये जो है तकलाकोट व्यापार से ही हमारे यहाँ का इलाका चलता है। आज तो बंद होने से तो हमें इतना परेशानी हो रहा है कि सामान हमको जो है काठमांडू के साथ रास्ते मंगाना पड़ रहा है। भारतीय व्यापारी इंडो चाइना ट्रेड के दौरान चाइनीज माल खरीदते थे, जबकि भारतीय सामान को आसानी से चाइना की मंडी में बेच भी देते थे। लेकिन खरीदने बेचने का इस सिलसिला इस साल भी लगता है बंद ही रहेगा। ट्रेड बंद होने के कारण भारतीय व्यापारी नेपाल के रास्ते चाइना का कुछ माल लाने को मजबूर है। वाया नेपाल माल लाने से विदेशी माल की कीमत भी ज्यादा अदा करनी पड़ रही है। यही नहीं, 2020 से भारतीय व्यापारियों का करोड़ों का माल तकलाकोट मंडी में पड़ा सड़ भी रहा है। वहाँ के व्यास वैली के कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि ये इंडो चाइना ट्रेड खोला जाए और उनका माल वहाँ पे पड़ा है, उसको आने की अनुमति दी जाए। इसके लिए हम लोगों ने शासन स्तर पे पत्राचार किया है और शासन स्तर से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पे पत्राचार हो रहा है। तो मामला अंडर कंसिडरेशन है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होने वाला इंडो चाइना ट्रेड हजारों परिवारों का पेट तो पालता ही है, साथ ही दोनों मुल्कों के रिश्तों को भी मजबूत करता था। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत चाइना के रिश्तों में खटास आई है, जिसका असर इस व्यापार पर सीधा पड़ रहा है। ऐसे तय है कि जब तक भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं होते हैं, तब तक इंडो चाइना ट्रेड के रास्ते भी खुलने से रहे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल के जलाल गांव की समस्याओं का समाधान जल्द ही होगा। इस पूरे गांव ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे सभी गांवों की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद अब प्रशासन भी एक्टिव है। जलाल गांव के लोगों ने पोलिंग बूथ दूर होने के साथ ही गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी, पानी, सड़क और विकास कार्य न होने की शिकायत की थी और चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। डीएम नैनीताल ने कहा कि जल्द ही गाँव के साथ बैठक की जाएगी, उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। का जो मामला है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे उनका जो बूथ बनता है, वो उसकी दूरी उनके गांव से काफ़ी अधिक होने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई कराएंगे और जो भी गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें उनकी सड़क के मामले बारे में भी एक जानकारी मेरे संज्ञान में आई है कि उसके विषय में भी उनकी नाराज़गी है, तो विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चुनाव से पहले ही पार्षद के तौर पर ताल ठोकने की तैयारी भी चल रही है। लोगों के बीच पैठ बना रहे नेता, खासतौर पर सोशल मीडिया पर खुद की लॉन्चिंग कर दी गई है। देहरादून में पूर्व पार्षद अपने स्तर पर काम में जुटे हैं। स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने से लेकर फीचर फिल्म दिखाने और यहाँ तक कि चाय पानी पिलाने का भी खर्च उठा रहे हैं। कुछ पार्षद आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड बनवाने में भी लोगों की मदद कर रहे हैं और इसके बाद हर काम को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। पूर्व पार्षद चाहते हैं कि जनता के बीच उनका रिकॉर्ड अच्छा रहे। बताना चाहूँगा कि लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं बीमारी से। उसके लिए हमने घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया है। जैसे अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, उसमें कुछ गरीब बहनों की शादियाँ में भी हमने सहयोग किया है। ऐसी मदद भी करती हूँ, बीमार लोगों हॉस्पिटल से भी करती हूँ कि जिनका कोई उनके बिल वगैरह लेगा करके मुख्यमंत्री से सहायता लेती हूँ मैं और उनकी हेल्प करती हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की चुनौती सरकार के सामने है। 2 जून को निकाय में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो आचार संहिता लागू करना और चुनाव करवाना प्रशासन के आगे एक टेंशन देने वाला काम है। राज्य में अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और राज्य में निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले ही अब राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है, तो आरक्षण तय करने और वोटिंग लिस्ट तैयार करने की चुनौती भी खड़ी है। हालांकि जिलों में चुनाव को लेकर भी अभी आदेश का इंतजार दिखाई दे रहा है।
अभी आयोग की तरफ से जो भी दिशा निर्देश समय समय पर तैयारी के संबंध में मिल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं, तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं, मतदाता सूची जो है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, बूथों का वेरिफिकेशन इत्यादि किया जा रहा है। अन्य भी जो प्रारंभिक तैयारियां होती हैं वो आरंभ हो गई हैं, तो जैसे दिशा निर्देश मिलते जाएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। दरअसल राज्य में 2 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद सभी निकायों में सरकार के प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो सरकार ने जून में निकाय चुनाव कराने का शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद निकायों की आचार संहिता लागू करना सरकार के आगे चुनौती है। तो यहाँ पर फिर रिपीट सरकार ने कहा है कि हम तय समय पर ही 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब बाध्यता है सरकार की और इलेक्शन कमीशन की, वह तय सीमा के तहत ये चुनाव नगर निकाय की करें। बहरहाल लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद निकाय चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हाईकोर्ट का डंडा भी राज्य चुनाव आयोग पर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन कंपनियों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सालों से चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चला रही संयुक्त रोटेशन और परिवहन कंपनियों ने इस बार यात्रियों के लिए सामान्य बसों के साथ ही हाईटेक बसों को भी उतारा है। परिवहन कंपनियों ने 4100 से 4500 तक चारधाम का किराया रखा है। किराए में इस बार 5% की बढ़ोतरी की जा सकती है। ये एक और बड़ी खबर है, क्योंकि वो शासन का आदेश है कि हर 6 महीने बाद 5% किराया, क्योंकि हमारा टैक्स भी बढ़ चुका है। पहले टैक्स साल 2 साल में बढ़ता था, अब हर 6 महीने में साल भर में बढ़ रहा है। कहते हैं कि देवभूमि में हर जगह देवताओं का वास है, तो धार्मिक टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। गढ़वाल में चारधाम किसी से अछूता नहीं रहा, लेकिन अब कुमाऊं को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। गढ़वाल की तर्ज में अब कुमाऊं में भी धार्मिक पर्यटन को पंख देने में सरकार जुटी है। इसी के चलते पुणे से 276 लोगों का दल कुमाऊं पहुंचा। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत शुरू की गई इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। 2 दलों में बटी यात्रा में 124 श्रद्धालुओं ने चंपावत के लोहा घाट के मंदिर में दर्शन किए, तो 152 ने नैनीताल के कैंची धाम और नयना देवी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में पूजा पाठ की। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत सेरीन है सारा परिसर और बहुत स्वच्छ है। कैंची धाम भी बहुत सुंदर था। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अभी तक जो हमारी यात्रा हुई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। उत्तराखंड गवर्नमेंट की सहकार्य से हमको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। निसर्ग सृष्टि सौंदर्य बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम वो 2-4 बार आके गए, उधर भी गए थे देवभूमि में। मन की शांति बहुत है, यहाँ ही बैठने को मन चाहता है। यहाँ के लोग जो हमें अटेंड कर रहे हैं वो तो बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार की पहल पर कुमाऊं में मानसखंड के तहत यात्रा को विकसित किया जा रहा है, तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और IRCTC इस कवायद को धरातल पर उतारने में जुटे हैं। पहले दल में महाराष्ट्र और गुजरात के श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाया गया, तो मंदिर दर्शन के साथ कुमाऊनी व्यंजनों को भी इनके जरिए पहचान दी जा रही है। तो इसमें जितने भी मानसखंड माला के मंदिर हैं, जैसे नैना देवी, कैंची धाम, पूर्णागिरी धाम, चितई गोलू देवता, तो इन सभी 15-16 मंदिरों को कवर किया जाएगा और सभी यात्रियों के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों को लाइजनिंग के लिए रखा गया है। देवभूमि में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं बहुत हैं। अगर ये प्रयास ऐसे ही चलते रहे तो गढ़वाल के 4 धाम की तर्ज में कुमाऊं भी आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।